हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा फॉरेस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है। यहां तक कल के लेक्चर में यानी कि जो हमने फर्स्ट लेक्चर किया था वहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए और जल्दी से मुझे अपनी कंफर्मेशन दीजिए। हाँ जी, आज हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है जहां पे हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट को हमने कैसे कैसे इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है। गुड मॉर्निंग नीतू, दीपिका। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में अगर हम लोग रिकैप लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी फॉरेस्ट्री क्या क्या होती है। ठीक है जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेशन को स्टार्ट करें। लास्ट लेक्चर में किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। लास्ट लेक्चर में किसी को कोई डाउट? और आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना क्या क्या है। सिल्वो पास्टोरल, ये नहीं समझ आया क्या होता है? हाँ जी, गुड मॉर्निंग राखी, खुशबू, हितेश, ओम प्रकाश, अग्रिमा। स्टार्ट करें सेशन को, जल्दी से बताइए। पिछले सेशन में कोई डाउट किसी को? वैसे तो फॉरेस्ट्री थोड़ा सिंपल सब्जेक्ट ही है, इसमें हमें मतलब बहुत ज्यादा वो डिफिकल्ट भी नहीं होता। हाँ, इसमें जो कुछ हमें बोटेनिकल नेम पेड़ों के याद करने होते हैं, उनका क्या फ्लावर कलर आता है, किस टाइम पे आता है, अगर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल करना हो तो दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। फिर जीए के लिए वैसे भी क्लासेस आपकी चल रही है। मैं खुद ही यूट्यूब पर आपकी करंट अफेयर की क्लास ले रही हूं। अगर सिर्फ एग्रीकल्चर की बात मैं करूं तो उसमें करंट अफेयर की क्लास में ऑलरेडी ले रही हूं। ठीक है खुशबू? चलिए तो करते हैं सेशन को स्टार्ट। आज हमने पढ़ना है क्लासिफिकेशन क्या क्या है फॉरेस्ट की। ठीक है, हमने कैसे डिवीजन की हुई है फॉरेस्ट की बेस्ड ऑन डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, करें सेशन को स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, बहुत सारे गुड मॉर्निंग्स आ चुके हैं, तो सेशन को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो पहला जो हमारा है क्लासिफिकेशन की, जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला आता है मेथड ऑफ रीजनरेशन। और जिनको था कि थोड़ा सा हिंदी में भी मिले तो बिल्कुल मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया कि जितनी चीजें ओवर भी ना हो जाए हमारी स्लाइड पर, जितनी मैं करा सकती हूं यहां पर आपको सही तरीके से समझ आ जाए, वो मैंने आपके लिए हिंदी में भी मेंशन कर दिया। ठीक है, तो पहले हमारा है कि जब हम लोग रीजनरेशन यानी कि जब उसके हम लोग पुनर्जनन यानी कि जब वो दोबारा से रीजनरेट होगा, उसके बेसिस पे अगर हम लोग फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन करते हैं, उसकी डिवीजन करते हैं, किसके आधारित पर? पुनर्जनन यानी कि रीजनरेशन मेथड्स की अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं, तो यहां पे हमने फॉरेस्ट को कैसे वो रीजनरेट होता है उसके ऊपर डिवीजन की है, नेचुरली या आर्टिफिशियल। तो पहला हमारे पास आता है ऐसे फॉरेस्ट जिनकी पहली कैटेगरी है हाई फॉरेस्ट की, उच्च वन। हाई फॉरेस्ट का मतलब कि ऐसे फॉरेस्ट जो कि कहां से शुरू हो रहे हैं, जिनका ओरिजिन कहां से हो रहा है, उनको हम लोग बीज से लगा रहे हैं। मतलब कि जब वो लगा था, पूरा फॉरेस्ट बना था, तो वहां पे हमने सीड्स और प्लांटिंग को यूज किया था, मतलब कि बिल्कुल जीरो लेवल से हमने शुरू किया था। तो ये होते हैं हमारे हाई फॉरेस्ट। ठीक है, हाई फॉरेस्ट। अब अगर हमने इसको बीज से शुरू किया था यानी कि सारी एक जमीन पर मैंने उसको सेम टाइम पर ही बोया था, तो जब ये सारे ग्रो होंगे अपनी जो भी स्टेजेस में आएंगे, तो ये सारे कैसे होंगे? यूनिफॉर्म इनकी कैनपी होगी, जो इनकी छतरी होगी वो भी यूनिफॉर्म होगी, सब के सब इक्वल सी हाइट पे जाएंगे, टॉल होंगे। ठीक है, और यहां से हमें क्या मिल सकती है? क्वालिटी ऑफ टिम्बर, वो हमें यहां से ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ करेक्टर्स हैं रिलेटेड टू हाई फॉरेस्ट। सेकंड हमारे पास आता है कि भाई बीज के अलावा और कौन सी चीज होती है जहां से हम लोग वन को, फॉरेस्ट को लगा सकते हैं। तो सेकंड हमारे पास आता है कॉपीज फॉरेस्ट। ये देखिए, जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि हमारा एक पेड़ लगा हुआ था, हमने उसकी लकड़ी यूज करने के लिए उसको आधा काट दिया। अब जो नया हमारे वहां से ग्रो हो रहा है, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे कि कॉपीज फॉरेस्ट। आपको अगर ये पिक्चर विजिबल है, हाँ विजिबल है, तो ये देखो, पहले हमने इतना, हमारे पास पूरा पेड़ था, जब हमने इसको यहां तक काट दिया तो यहां पे अगले से अगले धीरे धीरे यानी कि उसमें दोबारा से हमें जो है
इसकी प्रॉपर शूट्स की डेवलपमेंट देखने को मिली। तो जो फॉरेस्ट ऐसे एक बार हम लोग जब कटिंग कर देते हैं वहां से अपनी डेवलपमेंट शुरू करते हैं, वो कैसे होते हैं? कॉपीज फॉरेस्ट, क्योंकि ये इस चीज को क्या कहते हैं? कॉपीज। ठीक है, तो जो यानी कि अपनी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से कहें, वानस्पतिक प्रसार मेनली शूट्स इन स्टम्प से जो अपनी दोबारा ग्रोथ शुरू कर रहे हैं, या फिर रूट सक्कर्स, जो हमारे पेड़ों के नीचे रूट सक्कर्स निकल जाते हैं, वहां से अपनी ग्रोथ शुरू कर रहे हैं। तो पहला था हाई फॉरेस्ट, जहां पे हमने बिल्कुल बीज डाले थे। यहां पे हमने सक्कर्स के साथ, या फिर ये स्टम्प्स, जिसको हम लोग किस कैटेगरी में रख रहे हैं? कॉपीज फॉरेस्ट। ठीक है, रीजनरेशन जो होती है वो इसमें फास्टर होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जड़ें तो बनी हुई हैं, बट जो टिम्बर होता है वो थोड़ा सा कम क्वालिटी का हमें मिलता है, स्मॉलर इन डायमीटर देखने को मिलता है। मोस्टली हम लोग जो है इसको किस लिए यूज करते हैं? जैसे एकदम से डिमांड आ गई कि भाई हमें थोड़ी लकड़ी चाहिए, तो वहां पे हम लोग कोई फ्यूल वुड कुछ अगर हमने बनाना है, पोल्स, और ये हम लोग यहाँ पर ये शॉर्ट रोटेशन की कुछ क्रॉप्स होते हैं जिसको हमने लगाया, कटिंग की, देन हमने दोबारा से वहीं से उसकी ग्रोथ जो थी वो लेनी शुरू कर दी। एग्जाम्पल देखें तो यूकेलिप्टस, सफेदे का पेड़, कैज्यूरिना, सुबबुल, ये सारे के हम लोग जो है मोस्टली ऑफ द टाइम कॉपीज फॉरेस्ट इसको इस कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, नीम में देखियो, किसी में भी देख सकते हो, ये कोई पर्टिकुलर सिर्फ नीम के लिए नहीं है। जंगल में जब हम जाते हैं, वन में जाते हैं, तो वहां पे हम लोग अगर ऐसा फॉरेस्ट, यहां पे मैं आपको ट्रीज की बात नहीं कर रही, यहां पे आपको कह रही हूं कि हम लोग वन की बात करते हैं। अब जिस वन की हमने एस्टेब्लिशमेंट देखी है कि बिल्कुल वो बीज के साथ कर रहे हैं, या फिर कोई पहले ऑलरेडी लग चुका था, वहां पे हमने लेटर ऑन उसकी कटिंग करके नेक्स्ट जो क्रॉप है वहां उसके कॉपीज से हमें देखने को मिल रही है। तो पहली कैटेगरी थी हमारी रीजनरेशन मेथड, हम लोग कौन सा यूज करें। अब सेकंड आता है उसकी एज की बात करें तो उम्र के आधार पर देखें, वन का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन एज के बेसिस पे। अब एज यानी कि आप लोग ही लगा लो, आप सब एज मेट्स हो, यानी कि 1-2 साल का प्लस माइनस सब में गैप होगा। अदरवाइज ये तो नहीं कि एक कोई 3 साल का या 5 साल का बैठे और एक कोई 25 साल का, ऐसा नहीं। तो सिमिलरली क्लासिफिकेशन जो है बेस्ड ऑन एज एट द बेस्ट ऑफ, मतलब कि उसकी एज डाइवर्सिटी में हम लोग देखते हैं कि कितनी को वहां पर डाइवर्स है, कितनी ही अलग अलग एज है। तो पहला आता है इवन एज, नाम से क्लियर हो गया, इवन एज यानी कि प्लस माइनस 2-3 सालों का ऐसा ही होगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये रेगुलर फॉरेस्ट ही होंगे। तो पहली हमारे पास जो आती है वो है इवन एज्ड, यानी कि सेम सी इनकी सबकी एज होगी। तो फॉरेस्ट जो होंगे इवन एज वुड्स के अप्लाई टू अ स्टैंड, स्टैंड क्या होता है? ये जो आप ट्रीज लगे हुए देख रहे हो इसे हम लोग कहते हैं कि हमारा ट्री स्टैंड है। तो यहाँ पे जो ट्री स्टैंड हमें देखने को मिलेंगे कंसिस्टिंग ऑफ ट्रीज जो अप्रोक्सीमेटली यानी कि लगभग वो सारे सेम एज के ही होंगे। अब जैसे हम कहते हैं ना कि जिंदगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, सिमिलरली अभी जो आप सबके एक्सपीरियंस है ना वो सिमिलर से हैं कि हाँ भाई हमने ये सीखा, जिंदगी में ये सीखा, ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं। ऐसे ही यहाँ पे ये सारे जो हैं अभी सेम एज के हैं, तो सबके जो है अप्रोक्सीमेटली यानी कहें कि कितनी उसकी हाइट रहेगी, तो ऑलमोस्ट वो सबकी सिमिलर सी ही हमें देखने को मिलती है। अब जो अगला पॉइंट लिखा है ना ये हमारे लिए बनता है इंपॉर्टेंट। तो अगला पॉइंट लिखा है यहां पे जो डिफरेंस है रोटेशन एज का वो 25% तक ही अलाउड है, कि हमें इतना को ही जो है एज का डिफरेंस यानी कि उससे कम कम ही होना चाहिए 25% से। ठीक है, तो यहां पे जो डिफरेंस है अप टू 25% ऑफ रोटेशन एज में बी अलाउड इट। ठीक है, अब पहली आ गई अगर हमारे पास इवन एज, तो सेकंड हमारे पास क्या आता है? देखो इसका सारा स्टैंड जो है वो भी हमें इक्वल सा ही देखने को मिल रहा है। सेकंड बात करते हैं, ये आती है अनइवन, यानी कि कोई यहाँ पे 10th क्लास का है, कोई यहाँ पर आगे जॉब वगैरह लग के वो भी वही तैयारी कर रहा है, कोई अभी 3rd क्लास में है, यानी कि अनइवन एज जो है हमें इस फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। आपने खुद को ऐसा अज्यूम करना है कि भाई मैं किसी वन में खड़ी हूं, ठीक है, फॉरेस्ट में खड़ी हूं, तो जब मैं उसकी क्लासिफिकेशन कर रही हूं कि भाई इसको मैं किस बेसिस पर डिवाइड करूं, तो एक मैं फॉरेस्ट में गई जहां पे मैंने देखा कि यार सबकी जो हाइट है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर सी है, यानी कि वो इवन एज्ड है, मतलब कि जब वो लगा होगा बना होगा तो सब सिमिलर से टाइम पर ही लगे होंगे। एक अगर मैं दूसरे वन में गई जहां मैंने देखा कि यार ये किसी की हाइट तो इतनी सी है, किसी की एकदम इतनी ज्यादा हाइट है, यानी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देयर ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, मतलब कि जब उसे लगाया गया था तो डेफिनेटली वहां पर कुछ ना कुछ जो डिफरेंस था वो रहा है, 4-5 साल का, 5-10 साल का भी, एक हमने 10 साल पहले लगाया, एक कोई उसके बाद आके लगा। ठीक है, तो सेकंड हमारी कैटेगरी है अनइवन एज, यानी कि जो सिमिलर नहीं होंगे, कहें तो इररेगुलर। तो यहां पे क्या होगा,
मल्टीपल एज क्लासेस हमें एक ही साथ देखने को मिलेगी। जैसे मैंने बताया, एक छोटा, एक कैसी, किसी की हाइट क्या है, तो मल्टीपल एज क्लासेस एक ही जगह पर हमें देखने को मिलेगी। फॉरेस्ट कंपोज ऑफ ट्री मार्केटली डिफरेंट एजेस, हमने देख लिया भाई सबकी जो एज है यहां पर डिफरेंट है। एंड अप्लाइड टू अ स्टैंड, जिसमें इंडिविजुअल स्टेम वो भी वेरी कर सकती है। अब कोई बहुत पुरानी, उसकी जड़ें हम कहते हैं ना उतनी मजबूत, उतनी वो फैल जाती है, तो ये भी हमें देखने को मिलेगी। अब यहां पर जो एज का डिफरेंस है वो 25% से ज्यादा हमें बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो एज डिफरेंस मोर देन 25% ऑफ द रोटेशन होगा। तो ये हमारी थी सेकेंड कैटेगरी की सेकेंड पार्ट, यानी कि रेगुलर एंड सेकेंड वॉज इरेगुलर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो साथ साथ। थर्ड जो हमारे पास है कैटेगरी वो है कॉम्पोजिशन। देखते हैं, अब मैं अगेन एक वन में गई, मैंने देखा कि यार यहाँ पे ना सारे सफेदे के पेड़ ही लगे हुए हैं, यानी कि यूकेलिप्टस ही लगे हुए हैं। तो उसको मैं क्या कहूंगी, यानी कि ये ना एक प्योर फॉरेस्ट है। एक ही स्पीसीज के मुझे सारे आले दुआले मतलब कि आसपास जो हैं वो सेम सी स्पीसीज देखने को मिल रही है। कोई एक दो का फर्क होगा वो हम नहीं करेंगे। अगर हम लोग उसको 100% कंप्लीट के मुकाबले कोई एक दो अगर डिफरेंट भी होगा तो नहीं मैटर करता। सेकंड एक मैं कैटेगरी में जाती हूँ, एक वन में जाती हूँ, फॉरेस्ट में जाती हूँ, जहां मैं देखती हूँ बीच में ही ये जकरंडा लगा हुआ है, बीच में सुबबूल लगा हुआ है, बीच में नीम लगा हुआ है, बीच में ही यूकेलिप्टस लगा हुआ है, शीशम लगा हुआ है, टीक लगा हुआ है, मतलब सब अलग अलग कैटेगरी के। उसको मैं क्या कहूंगी, मिक्स्ड फॉरेस्ट। पर जहां मैं पहले गई वो कौन सा था, प्योर फॉरेस्ट। ठीक है, तो पहले हमारा था प्योर फॉरेस्ट, जिसमें हमने कैसे डिवाइड किया है कि स्पीसीज जो मैंने लगाई है उसकी कंपोजिशन देख लेते कि कैसे कैसे वो कंपोज्ड हुए, कैसे उसमें है। तो यहां पर स्पीसीज की कंपोजिशन यानी कि प्रजातियों की संरचना के आधार पर देखते हैं कि कितना क्या डिफरेंस है। तो पहले अगर हम इसको डाइवर्सिटी के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पहला आता है शुद्ध फॉरेस्ट, यानी कि प्योर फॉरेस्ट की बात करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया सिमिलर से, आप खुद अज्यूम करो मैं वहां खड़ी हूं, वहां पे आप देख रहे हो कि भाई सारी सिमिलर से ही पेड़ पौधे जो हैं वो लगे हुए हैं। यानी कि अब ये भी एक शर्त है कि कितने % लगे होने चाहिए, तो डेफिनेटली 80% से ज्यादा, यानी कि 80 तो मिनिमम क्राइटेरिया है कि भाई 80 तक तो क्या होना चाहिए, सिंगल स्पीसीज अगर होगी। जैसे मैंने आपको बोला इक्का दुक्का हो सकता है कि भाई कोई और हमें दिख रहा है वहां पे पेड़, अदरवाइज 80% तक तो ये है मिनिमम क्राइटेरिया कि भाई होना ही चाहिए 80% तक। ठीक है, तो कंपोज एंटायरली सारा का सारा 100%, या फिर कहें प्रीडोमिनेंटली मतलब कि डोमिनेंस जो होगी वो 80% हमें एक ही स्पीसीज की देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि यहां पे देख लो 80% से ज्यादा ही अगर हम कहेंगे तो हमें यहां पर सिर्फ एक ही स्पीसीज जो है वो देखने को मिलेगी। अब ये क्या है, अब अगर क्लास के बच्चे सारे सिमिलर से हैं, मुझे संभालना भी उतना इजी है कि ठीक है एक दो शरारती होंगे, बाकी सबको आराम से संभाल लिया जाएगा। ठीक है, अब अगर एक है थर्ड का बच्चा, उसका मेंटेलिटी उसका लेवल अलग है, एक एकदम ऑफिसर आ जाएगा, वो कहेगा मुझे बहुत सीरियस होकर पढ़ाया जाए, ये मजाक की बातें नहीं। ठीक है, तो ऐसा मतलब कि अगर सिमिलर एज के हैं सो दे आर इजियर टू मैनेज, उनको संभालना भी मुश्किल है एंड हार्वेस्ट, क्यों, क्योंकि जो कटाई होगी सबकी वो भी सिमिलर से टाइम पे ही आएगी। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप सोचिए आप एक वन में गए हैं तो वहां पे या तो आपको 80% से ज्यादा सिर्फ टीक दिख रहा है, सफेदा दिख रहा है, बैम्बू का मोनोकल्चर, समझे, ये मोनोकल्चर वर्ड मतलब कि सिर्फ उसी पेड़ पौधे को हम लोग वहां पर देख पा रहे हैं। रोटेशन का मतलब क्या होता है, ये बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड हो गया, रोटेशन। रोटेशन को आपने फोन में देखा होगा ओम प्रकाश, वहां पे आता है कि अपने फोन को रोटेट करिए, कुछ वीडियो देखते तो उसको आता है कि उसको रोटेट करिए, यानी कि हम किसी की उसकी जो है रोटेशन, यानी कि अगर हम लोग इसमें बात करते हैं, फॉरेस्ट में बात करते हैं, जैसे कि पीछे वर्ड आया था कि एज रोटेशन कितनी होनी चाहिए, इसका मतलब कि जब मैं एक क्रॉप की बात कर रही हूं, एक के बाद हम लोग ये बात करते हैं रबी, रबी में मैंने एक क्रॉप लगाई, अब दूसरी क्रॉप मैंने खरीफ लगाई, देन रबी में, तो ये क्या चल रही है, उसकी रोटेशन कहें तो चक्र चल रहा है। अगर हम एग्रीकल्चर में आएंगे तो आपने वर्ड सुना होगा क्रॉप रोटेशन, यानी कि ये जो मैंने आपको दिखाया ये फसल चक्कर है। ठीक है, तो रोटेशन का मतलब होता है चक्कर चलना। जैसे वहां पे लिखा था कि 25% तक ये अलाउड है, यहाँ पे ये क्रॉप रोटेशन है, यानी कि फसल का चक्कर चल रहा है कि पहले रबी खरीफ रबी खरीफ, तो ये एक ऑल सारे सीजन का, सारे एक साल का हमारा फसल चक्कर है। ठीक है ओम प्रकाश, नेक्स्ट आते हैं, जैसे हमने पढ़ लिया यहाँ पर प्योर फॉरेस्ट। सेकेंड हमारे पास आता है मिश्रित वन, यानी कि मिक्स्ड फॉरेस्ट, हम लोग डिफरेंट स्पीसीज इसमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर 2,
या 2 से ज्यादा स्पीसीज आपस में ही इंटरमिंगलिंग हुई होंगी एक ही कैनपी में, यानी कि एक ही छत में हमें एक से ज्यादा जो है स्पीसीज वो देखने को मिलेंगी। अब इसका क्या रोल है, अगर हमारे पास हो सकता है क्लास में, मतलब कि क्लास छोड़ो, यहां पे देख लो हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, तो हो सकता है जैसे कि अगर अकेले टीक का ही वन है, वहां पे कोई बर्ड स्पीसीज नहीं रहना चाहती, बट जब उसको यहाँ पे आके ऑप्शंस मिलेंगी कि हाँ यार मैं यहाँ पे रह सकती हूँ, इस पेड़, ये पेड़ मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे मैं रह सकता हूँ, यहाँ पे रह सकती हूँ, अलग अलग बर्ड्स की स्पीसीज, एनिमल की स्पीसीज, इसका मतलब कि इट ऑफर्स एक होम जो है वो उनको ऑफर करेगी, यानी कि वहां पर जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, कि हमें वहां पे डाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है, न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग हो सकता है, एक ऐसी स्पीसीज होगी जो सारा न्यूट्रिएंट खींच रही है और दूसरी होगी यहां पर जो वापस मिट्टी में प्रोवाइड कर रही है, तो यहाँ पे हमें न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग देखने को मिलेगी। और अगर न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग हो रही है, बायोडाइवर्सिटी वहां पे एनरिच्ड है, यानी कि हमारी जो स्टेबिलिटी है इकोलॉजी की वो भी मेंटेन हो रही है। ठीक है, ये था हमारा मिश्रित वन। समझे एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे मैंने साल और महुआ 2 जो है स्पीसीज वो लगा रखी हैं। इसके अलावा जैसे कि शोरिया टर्मिनेलिया, डेप्टेरोकार्पस और माइकेलिया फॉरेस्ट, एग्जाम्पल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए डेफिनेशन और क्या वो ऑफर करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल सिर्फ आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड कैटेगरी थी अबाउट, जब हम लोग उसकी बात करते हैं कि उसकी स्पीसीज की कंपोजिशन देखते हैं कैसी है। फोर्थ हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन के उद्देश्य के आधार पर समझते हैं कि हमने इसको कैसे, इसकी मैनेजमेंट किस पर्पस के लिए मैं इसकी बेसिक जो मैनेजमेंट है वो कर रही हूं। तो यहाँ पे क्लासिफाइड बाय प्राइमरी एम, वही बात, बेसिक मेरा जो है यहाँ पर एम क्या है, मेरे माइंड में क्या चीज है कि मेरे को ये क्यों बेसिकली हम इसको लगा रहे हैं, जिसके लिए हम लोग उस फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं। तो पहला तो आता है, नाम से क्लियर हो रहा है, प्रोडक्शन फॉरेस्ट, यानी कि उत्पादन के लिए जब मैं एक फॉरेस्ट में लगा रही हूं, उस फॉरेस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, उत्पादन फॉरेस्ट, यानी कि प्रोडक्शन। जैसे सेकंड आता है प्रोटेक्शन, कई जगह पे हमें जरूरत होती है कि भाई वहां पे हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वहां चाहिए, तो वो होते हैं प्रोटेक्शन फॉरेस्ट। पहले हमारे पास आया प्रोडक्शन फॉरेस्ट। तो ये जब मेरे माइंड में क्लियर है कि भाई मुझे प्रोडक्शन करनी है, यानी कि मैनेजमेंट फॉर मैक्सिमम आउटपुट के लिए मैं करूंगी। अब आउटपुट क्या हो सकते हैं, मैं टिम्बर लेना चाहूं, जो कि आप लोगों ने सबने बताया था कि बेसिकली जो फॉरेस्ट है वो हम लोग क्यों लगा रहे हैं, टिम्बर के लिए। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स हो सकते हैं, बायोमास हो गया, NTFC यानी कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स के लिए उन्होंने लगाया हुआ है, तो ये हमारे पास किस कैटेगरी में आ गया, प्रोडक्शन फॉरेस्ट। इट इज ऑल्सो समटाइम रेफर टू है, इसको कई बार हम लोग नेशनल फॉरेस्ट की कैटेगरी में भी रखते हैं। दैट इज ऐसा फॉरेस्ट जिसको हम लोग किस काम के लिए मेंटेन कर रहे हैं, जो क्या टारगेट हमारा पूरा कर रहा है, नीड ऑफ द डिफेंस, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री एंड अदर जनरल पर्पस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो इस फॉरेस्ट को, यानी कि प्रोडक्शन फॉरेस्ट को, जो हमें इतना कुछ दे रहा है, उसको हम लोग किसकी नीड के लिए यूज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन, डिफेंस, इंडस्ट्री और कुछ हमारे पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स को जो है वो यूज करते हैं। तो ऐसे वन को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादन वन, यानी कि प्रोडक्शन फॉरेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी, संरक्षण वन, यानी कि प्रोटेक्शन फॉरेस्ट की जब बात करें तो प्रोटेक्शन का मतलब ही क्या है, जहां पे मुझे लगता है कि यार यहाँ हर साल इतनी बाढ़ आती है, हर साल इरोजन हो रहा है, हर साल यहाँ पे कोई ना कोई सुनामी ऐसा कुछ आ रहा है, तो वहां पे कुछ हद तक प्रोटेक्शन के लिए हम लोग फॉरेस्ट लगा सकते हैं ना, कि अगर वहां पे उस फ्लड का या किसी चीज का इफेक्ट मेरे को 100% देखने को मिल रहा था, हो सकता है फॉरेस्ट लगाने के बाद वो मुझे 30-40 या मैं कहूँ 30-40 भी 50% ही अगर कम हो जाए तो मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया ना। तो ऐसे फॉरेस्ट जो हम लोग कंजर्व करते हैं हमारी सॉइल को, वाटर को, बायोडाइवर्सिटी को बचाने में हेल्प करते हैं, प्रिवेंटिंग फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड। जैसे अभी ये वैष्णो देवी वगैरह चले जाओ, इतने लैंडस्लाइड्स होते हैं वहां पर, तो वहां पर अगर हम लोग लैंडस्लाइड हो रहे हैं, साथ में इरोजन वगैरह भी, तो सारी ये बैकएंड की प्रॉब्लम चल रही है ना, कि पीछे हमें उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या देखने को मिलेंगे। तो ऐसे फॉरेस्ट जिनको हम लोग अपनी किसी ना किसी चीज की प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, हो सकता है बायोडाइवर्सिटी को बचाना हो, कोई इंसेक्ट एनिमल, ताकि उनको एक रिहाइश मिल सके, उसके लिए हो सकते हैं वाटर, सॉइल, इन सब चीजों के लिए यूज कर रहे हैं। सो दे आर नोन एज प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, संरक्षण वन।
अब ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको वैष्णो देवी की एग्जांपल दी, तो ये कहाँ पर जनरली हम इसे, क्योंकि लैंडस्लाइड वगैरह जो प्रॉब्लम हमें हिल स्लोप्स पे देखने को मिलती है, वाटरशेड, रिवर के किनारे, रिवर बैंक्स, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ज्यादातर हमें ये जो फॉरेस्ट है, जैसे कि यहाँ पे फॉरेस्ट फायर, ये तो चलो अगली बात आ गई कि उससे गर्मी ज्यादा होने से हो गया, अदरवाइज बेसिकली जो है ये हमें किसी नदी के किनारे, हिली स्लोप पे, ऐसी जगह पर हमें ये फॉरेस्ट देखने को मिलता है, जैसे कि हिमालयन कॉनिफेरस फॉरेस्ट हो गया, वेस्टर्न घाट्स हो गए। तो ये अलग अलग रीजन है, ठीक है। हमारे लिए मेन इसके पहले 2 पॉइंट्स को याद करना इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड कैटेगरी। थर्ड आती है फार्म फॉरेस्ट्री, यानी कि कृषि वानिकी, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा समझ आ गया, फार्म का मतलब हम समझ गए भाई ये कहाँ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रीज को हम लोग आउटसाइड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ऑन द फार्म्स, यानी कि हम यहाँ पे बेसिक हमारा टारगेट रहेगा कि हमें अपने फार्म्स के आसपास जो है वो लगाना है। यहाँ पे अब एग्रीकल्चर प्लस सिल्वी इस पे फॉरेस्ट्री, यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री पे फोकस किया जाएगा। तो ये वो होंगे जो हम लोग कई बार देखते हैं कि हमारे किसानों के बीच में क्रॉप्स लगी होती हैं और बीच में जो है वो अपने पेड़ लगा देते हैं, ठीक है। वो आते हैं हमारे फार्म फॉरेस्ट्री में, जहां पे एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री को हम लोग कंबाइन कर देते हैं। जैसे कि ट्रीज हो गए, नीम, बैम्बू, यूकलिप्टस वगैरह को लगाया हुआ है। क्या ऑब्जेक्टिव के लिए लगाया कि फार्मर को है कि मैं अपनी क्रॉप तो लगा ही रहा हूं, साथ ही साथ मुझे कुछ ईंधन मिल जाएगा, फॉडर मिल जाएगा, मेरी गायें भैंस जो भी है उनको मैं यहीं से फॉडर भी दे सकता हूं। शेड, विंड ब्रेक्स होगी, हवा रोकने के लिए। जैसे यहाँ पे देखो, अगर क्रॉप लगी होती है तो यहाँ पे एज अ विंड ब्रेक की तरह ही एक्ट करते। एंड कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, यानी कि कार्बन सिंक की तरह वो काम करते हैं, ठीक है। अब इतना जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है तो वो एज अ कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, यानी कि कार्बन एब्जॉर्ब करने में वो हेल्प करते। तो ये थे मेजर हमारे ऑब्जेक्टिव्स की बात करें या क्या काम है फार्म फॉरेस्ट्री का उसमें। यहां तक किसी को कोई डाउट है पहले बता दीजिए। हाँ जी बताइए, मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा तो नहीं लग रही है आपको? चलिए, डू लेट मी नो फास्ट। बताइए, सो तो नहीं गए सब? नो? ठीक है, समझ आ रहा है ना सबको? ठीक है, चलिए। अब फोर्थ जो हमारी कैटेगरी आती है वो है ईंधन, यानी कि फ्यूल फॉरेस्ट। अभी नाम हमें समझ आ गया कि केवल पर्पस इसका क्या है, ठीक है। ठीक है, मैं थोड़ा धीरे हो जाती हूँ क्योंकि मुझे खुद को बोलने में, आप लोगों को सिर्फ लिखने में, मेरे को बोलने में मेरे एकदम गाल लाल हो जाते हैं, इतना वो ऊंची ऊंची बोलना पड़ता है ना। तो ठीक है, मैं आपके साथ ही स्लो स्लो चलती हूँ, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्यूल फॉरेस्ट। फ्यूल यानी कि ईंधन के लिए जो हमने पर्टिकुलर जो वन है वो लगाया। तो फॉरेस्ट रेज्ड ऑन विलेज की वेस्ट लैंड, यानी कि जहां पर कुछ भी नहीं लग रहा था वहां हमने क्या लगा दिया, ये फ्यूल फॉरेस्ट को एस्टेब्लिश कर दिया। तो बेसिकली ऐसे फॉरेस्ट जो हम लोग विलेज वेस्ट लैंड पे लगा देते हैं, बंजर भूमि पे लगा दिया, कि ना हमने ज्यादा एफर्ट डाले ना कुछ किया, कि चलो जब ये लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो हम इसको अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें ईंधन दे देगा, थोड़ी बहुत लकड़ी दे देगा, चारा दे देगा, इन सब पर्पस के लिए हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। टू द विलेज कम्युनिटीज जो वहां पे रह रही हैं, ठीक है, उन सब के लिए। एग्जाम्पल जैसे कि ल्यूसिना ल्यूकोफेला पहली होगी, सेकंड प्रोपोसिस जूलिफेरा। तो ये जब हम चीजों को यूज कर रहे हैं, बेसिकली फ्यूल फॉरेस्ट का मतलब हमें क्लियर है, जहां पे हम लोग उसकी यूं ही लगा देते हैं, कहां पर, वेस्ट लैंड, जहां पे कुछ नहीं लग रहा था कि चलो यार ये फॉरेस्ट लगा दो, यहां से कुछ टाइम बाद हमें फ्यूल मिल जाएगा, फॉडर मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, थोड़ा बहुत जो है वो ईंधन, लकड़ी मिल जाएगी, ठीक है, फ्यूल मिल जाएगा, टिम्बर मिल जाएगी। तो ये थी हमारी कैटेगरी थर्ड, यानी कि डी नंबर। थर्ड में हमने आगे पढ़ा डी नंबर फ्यूल फॉरेस्ट। अब आते हैं, जैसे कि उस दिन किसी बच्चे ने बोला भी था कि एक हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि इसको हम लोग रिक्रिएशन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, यानी कि मनोरंजन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। तभी मैंने आपको बताया था कि जैसे अक्सर क्या होता है, सारा टाइम काम करके उसके बाद होता है कि हाँ यार अब थोड़ा सा नेचर है ना, सबको ये रहता है कि यार थोड़ा सा नेचर के साथ आराम से बैठते हैं, वहां पे शोर शराबे से दूर।
सिमिलरली बहुत सारे हैं हमारे पास जो एज अ रिक्रिएशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। आपने हो सकता है मे बी एक्टिविटीज भी की हो, जिप लाइनिंग आजकल ये काफी ट्रेंड पे है, जिप लाइन कर लो और ये क्या बंजी जंपिंग वगैरह कर लो। ये कहाँ पे कर रहे हैं, ये किसी वन में ऐसे काट फाट के वहां पे, ताकि लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्ट किया जाए भी देखो भाई शांति है यहाँ पर, आप यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हो, नेचर के साथ रह सकते हो। तो ये क्या है, फॉर देयर मनोरंजन, रिक्रिएशनल पर्पस के लिए, ठीक है। तो डेवलप फॉर बेसिकली टूरिज्म के लिए, एस्थेटिक, ताकि कोई आए उसको वहां पर अच्छा लगे, देख के अच्छा लगे, सारा व्यू देख के बढ़िया लगे। एजुकेशन, कोई अगर हमने जैसे एजुकेशनल ट्रिप जाते हैं उनको उनके बारे में बता सकें। एंड वेलबींग, यानी कि अपने हित के लिए जो हम लोग काम करें कि हाँ यार लोग आएंगे, हमारे पास पैसा आएगा। तो बेसिकली जो हम लोग इसका पर्पस है वो है टूरिज्म के लिए, ठीक है। टूरिज्म हो, एस्थेटिक वैल्यू हो। अब यहां पर कौन से आते हैं, जैसे कि कुछ अर्बन फॉरेस्ट हो गए, पार्क्स हो गए, ये नेचुरल ट्रेल्स हो गए। आपने कई बार सुना भी होगा, यहाँ पे गुड़गांव में ही है अरावली ट्रेल्स। वहां पे क्या होता है, वो इसी के जैसे कि फॉरेस्ट के बीच में आप पैदल चल के जाओ, अकेले अपने आप से बातें करो, सराउंड की आवाजें सुनो, ये सब। तो लोग इस चीज को पसंद करते हैं, इसीलिए अलग कैटेगरी में डाले गए। हाँ भाई, ऐसे भी फॉरेस्ट क्रिएट करो जो एज आ हमें एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी दे, और साथ ही साथ क्या है कि हमें लोगों को आके वहां पे अच्छा भी लगे। अभी मैं हाल ही में आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अभी जब ये दिलजीत दोसांझ का चल रहा था शो, मैं नाम भूल गई उसका, तो वहां पे हमारे एरिया में भी ऐसे ही एक रिक्रिएशनल फॉरेस्ट बना हुआ है। तो वो इतना ज्यादा, जब उसने अपनी स्टोरी सुनाई, उसने इवन अपने इंस्टा पे भी डाला था कि मैं इतना ज्यादा मतलब ऐसे हो गया था कि इतने सारे टाइम मतलब मेरे वो चल रहे थे, शोज चल रहे थे। तो वहां पे जाके उसने हफ्ता जो है पूरा रिलैक्स किया, वो देसी चीजें खाई, ताकि जो इतना उसने एफर्ट, अब मेहनत कर दी, अब उसको थोड़ी देर जो है वो नेचर के साथ रहना है, अपने आप को काम डाउन करना है। इसलिए तो लोगों का ये पर्पस होता है कि हमें अब थोड़ा सा शांत होना है, काम डाउन होना है, तो क्यों ना ये किसी रिक्रिएशनल फॉरेस्ट, नेचुरल जगह पर चलते हैं, ठीक है, जहां शांति, पीस मिल सके। तो ये उनकी अपनी एग्जांपल थी, मैंने आपको वो बताई। अब इसमें अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करते हैं तो क्या आती है, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स हो गए, जैसे कि इको टूरिज्म जोन्स बने होते हैं, जिनका बेसिकली काम ही क्या होता है कि टूरिज्म प्रमोट करनी है इन फॉरेस्ट रिजर्व्स। तो ये थी हमारी एग्जांपल। ये देखो यहाँ पे, ये आजकल तो बहुत सारी एक्टिविटीज, जिप लाइनिंग हो गया, बंजी हो गया, बहुत सारी ऐसी जो एक्टिविटीज हैं चलती रहती है, या फिर नेचुरल ये ट्रायल्स पे जाना, ठीक है। तो ये हमारी थी ई कैटेगरी। अब आता है हमारा कैटेगरी नंबर 5, मतलब कि पॉइंटर हमारा 5th आ गया। 5th किस पे है कि भाई उसके अब जो वन है, इसकी ऑनरशिप क्या है, इसका लीगल स्टेटस क्या चल रहा है, क्या ये किसी गवर्नमेंट के अंदर आ रहा है, या फिर जो लोकल कम्युनिटीज यहाँ पे रह रही है उनके अंडर आ रहा है, या कोई अगर जैसे कि ट्राइबल कम्युनिटी है उनके अंडर है। तो अब इस चीजों को समझना, हम किस में रखते हैं, ऑनरशिप किसका आधार है, स्वामित्व और कानूनी स्थिति के आधार पर, लीगल स्टेटस के आधार पर अब हमने इसको डिवीजन करनी है। तो पहला हमारे पास आता है जिसमें रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रिजर्व जब हमें नाम ही समझ आ गया, जो प्रॉपरली कंप्लीटली वो रिजर्व्ड है, दैट मीन्स दे आर मोस्ट प्रोटेक्टेड एंड स्ट्रिक्टली, जो कि रेगुलेट कौन कर रहा है, सरकार ही संभाल रही है। तो ये आते हैं हमारे रिजर्व्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी में। डिक्लेयर्ड अंडर, यानी कि अब कौन से एक्ट में सरकार कह दिया कि भाई ये हमारे अंडर आ रहा है, तो वो आता है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत। ऐसे फॉरेस्ट जो होंगे जो कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, ठीक है, वो किसके अंडर आते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरीज में। अब जैसे यहाँ जो एक्टिविटीज होती हैं, ये चारा लेके आ जाते हैं भेड़ को कि हाँ इसको चारा खिला लेते हैं। ग्रेजिंग, हंटिंग, वुड कलेक्शन, ये यहाँ पर मना है, अनलेस अगर कभी हुआ कि हाँ आपके साथ कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है तब, अदरवाइज यहाँ पर कंप्लीटली ये एक्टिविटीज मना है। इसको मैनेज कौन करता है, तो जो ऐसे फॉरेस्ट है उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो होती है वो मैनेज करती है। यहाँ पे मैंने हमारे जो 2 है ये रिजर्व फॉरेस्ट, उनके नाम मेंशन कर दिए। तो जो पहली पिक्चर आप देख पा रहे हो वो बिल्कुल शोयला रिजर्व फॉरेस्ट जो कि केरल में है, केरला में है, उसकी पिक्चर है। और सेकंड है बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट जो कि असम में है, ठीक है। तो ये उन्हीं की पिक्चर है जो यहाँ पे मैंने लगा दी है। जो एलिफेंट आराम से यहाँ पर अपनी मदर डॉटर अपना आराम से यहाँ पर पानी पीने आए हैं। तो ये है हमारे रिजर्व्ड फॉरेस्ट। सेकंड आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब प्रोटेक्टेड का मतलब कि जिसमें रिस्ट्रिक्शन की अगर बात करें तो ये थोड़ी सी कम है। रिजर्व तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड था, यहाँ पर हमें कम है। और जो यहाँ पे है लोकल पीपल के राइट, जैसे कि वही चीजें आ गई, तो वो परमिट किया जा सकता है, जैसे कि ग्रेजिंग, कलेक्शन ऑफ ड्राई वुड। बट यहाँ पे भी थोड़ी बहुत जो है वो हमें देखना पड़ता है, कोई ना कोई अगर साथ होगा तब हम लोग जा सकते हैं। बट रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट में तो बिल्कुल ही मना होता है। तो ये थी सेकेंड कैटेगरी
प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। थर्ड आता है विलेज फॉरेस्ट। अब ऐसे जो कि एक विलेज कम्युनिटी ही उसको प्रॉपरली कंट्रोल कर रही है, यानी कि उस एरिया के आसपास जो रूरल इनहेबिटेंट्स हैं, जो वहां के लोकल पीपल हैं, लोग हैं, वो मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या करते हैं, उसी में से अपना कुछ है हद तक वो यूज कर लेते हैं, जैसे कि टिम्बर हो गया, फॉडर हो गया, फ्यूल हो गया, इस पर्पस के लिए वो इसे यूज भी कर देते हैं। ठीक है, तो जो मैनेज बाय ये लोगों के होते हैं उनको हम लोग कहते हैं विलेज फॉरेस्ट। फोर्थ आती है कम्युनल फॉरेस्ट, यानी कि जो कोई अब ट्राइबल कम्युनिटी, क्योंकि ये इन लोगों के पास भी जो है ये लोग रहते हैं इस ऐसी जगह पे वन वगैरह में, तो जो अब फॉरेस्ट ये बचाने में ये लोग यानी कि ट्राइबल पीपल हेल्प करते हैं, उनको हम लोग किस कैटेगरी में रख रहे हैं कि जैसे आप जैसे ही याद करोगे कि हाँ यार वो खासी गारो हिल्स वाले में ना वो तो कम्युनिटी है ट्राइबल पीपल की, वही वहां पर फॉरेस्ट को मैनेज कर रही है, रखवाली कर रही है, वहीं उनका यूज भी कर रही है और उसको दोबारा से लगा भी रही है। तो ऐसी फॉरेस्ट की कैटेगरी हम लोग किसके अंदर रखते हैं कि यहाँ पे ऑनरशिप किसकी है, कम्युनल फॉरेस्ट के अंदर हम लोग इनको रखेंगे। तो ऐसे फॉरेस्ट जो किसी ट्राइबल या फिर एथनिक कम्युनिटी के अंडर आती हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में तो बहुत ज्यादा फेमस है ये गारो खासी हिल्स के आसपास जो यहाँ पे वन है, ये यही जो ट्राइबल पीपल है ये इसे मैनेज करते हैं। लास्ट लिखा है कि गवर्न बाय कस्टमरी लॉ, और यहाँ पे जो लोकल काउंसिल्स होती हैं यही इसके जो रूल्स वगैरह हैं वो बनाती हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी कम्युनल फॉरेस्ट। अब एक आता है पंचायत वन। कई हद तक जो लोग हैं इसे पंचायत और विलेज वालों को एक ही कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पंचायत पढ़ लेते हैं जो बेसिक सिर्फ अपनी ग्राम पंचायत के अंडर ही आती हैं, तो अंडर द कंट्रोल ऑफ ग्राम पंचायत। अब यहाँ पे कौन कौन से फॉर्म्ड अंडर पंचायत राज एक्ट और जीएफएम जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ से जो हमने कुछ रूल्स को रेगुलेट करने के बाद, फॉर्म करने के बाद, यहाँ पे जो हमने उन लोगों को दिया गया जो प्रॉपरली ग्राम पंचायत जो लोग हैं वही हैंडल कर सकते हैं, ऐसे फॉरेस्ट को मैनेज करेंगे, उस कैटेगरी का नाम क्या है, पंचायत फॉरेस्ट। बेनिफिट शेयरिंग जो होगी उनकी आपस में डिसाइड होगी, बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म वो अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी कैटेगरी नंबर 5 जिसमें हमने ऑनरशिप एंड लीगल स्टेटस के बेसिस पे देख लिया कि भाई अगर तो 1927 वाला जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था उसके तहत अगर जो फॉरेस्ट है वो कहां पे जाएगा, रिजर्व्ड फॉरेस्ट के अंडर। ठीक है, और ये हमारी थी पंचायत फॉरेस्ट। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, क्योंकि फॉरेस्ट्री में ये 2-3 टॉपिक्स हैं जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन हो गया, ब्रांचेस हो गया, इंस्टीट्यूट्स हो गए, और हमने जो लास्ट टाइम पढ़े थे लेयर्स, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री वो भी कंटिन्यू करेंगे। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो बताइए। अगली आती है हमारे पास बेस्ड ऑन ग्रोइंग स्टॉक कंडीशन। तो स्टॉक की बढ़ती स्थिति, ये ग्रोइंग स्टॉक का मतलब क्या हुआ, ग्रोइंग स्टॉक का मतलब हुआ वो टोटल वॉल्यूम जो एरिया, मतलब कि जहां पर अभी जो हमारे पेड़ हैं वो ग्रो कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए, या तो हो सकता है हम उसको किसी इकोलॉजिकल यूज के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर जो है हम उसे अपने किसी भी इकोलॉजिकल या फिर कमर्शियल वे के लिए यूज कर रहे हैं, तो ऐसे को हम लोग रखते हैं, वो वर्ड होता है ग्रोइंग स्टॉक। अभी जब हम आगे ये पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा कि ग्रोइंग स्टॉक का मतलब क्या हुआ। मैं एक बार बता देती हूँ, ग्रोइंग स्टॉक का मतलब कि वो टोटल वॉल्यूम जो अभी ग्रो कर रहे हैं, जो अभी हमने यहाँ पे बो दिए थे बट अभी जैसे कि ये भी ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या ग्रोइंग स्टॉक है वहां का। प्राइवेट फॉरेस्ट, प्राइवेट फॉरेस्ट मैंने ऐसा अभी कोई कैटेगरी नहीं सुनी है खुशबू। प्राइवेट फॉरेस्ट कौन सा, नहीं, वो तो ये होता है कि हाँ किसी के पास अपनी जमीन है, कुछ ऐसा है, तो वहां पे जो सिर्फ वही फैमिली हुई, वही लोग हुए, वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं ग्रोइंग स्टॉक, यानी कि वो टोटल वॉल्यूम की बात देखते हैं कि भाई कितना जो है वहां पर अभी पेड़ उग रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। तो पहला हमारे पास आता है नॉर्मल, और सेकंड हम लोग पढ़ेंगे एबनॉर्मल फॉरेस्ट, यानी कि असामान्य या फिर सामान्य फॉरेस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे फॉरेस्ट जो कि एनुअल और पीरियोडिक रिमूवल ऑफ प्रोड्यूस इज इक्वल टू इंक्रीमेंट कैन बी कंटिन्यूड इनडेफिनेटली विदाउट एनी एंडेंजरिंग फ्यूचर यील्ड। ठीक है, क्या हुआ, क्लास में से 10 बच्चे गए तो क्या हुआ, पीछे जो 10 थे वो नए एड ऑन हो गए। यानी कि जैसे ऐसा समझ लो आप लोगों की क्लास है ना, आप लोगों का सेक्शन बी था, आप लोग आगे हायर क्लास में चले गए, तो अगर सेक्शन बी में से 70 बच्चे आगे चले गए तो जो नए बच्चे मेरे पास आएंगे वो भी 70 ही हैं, यानी कि मेरा कोई लॉस नहीं हुआ, मेरे को वही जो है
यील्ड सेम देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर मैंने यहां से 10 पेड़ मैं कहूं मैंने यहां से उतार दिए थे, ये उतार दिया, ये उतार दिया, ये निकाल दिया, इसकी हार्वेस्टिंग कर दी, पर मैंने साथ के साथ ही ये छोटे छोटे इसके साथ में और लगा दिए, 10 ही लगा दिए, इसका मतलब कि नेट में कोई चेंज नहीं आया। कैसा फॉरेस्ट हुआ कि ऐसा फॉरेस्ट, अगर यहां पे मैं कहूं 100 पेड़ थे, अभी मैंने क्या बोला 100 में से मैं 10 जो है वो निकाल देती हूं, पर 10 मैं साथ के साथ जो है दोबारा वो लगा भी रही हूं, तो यानी कि उसके नेट में हमें 100 पेड़ ही देखने को मिलेंगे। तो ये कैसा हुआ कि भाई नॉर्मल है। एक होता है कि भाई 70 बच्चे आगे चले गए बट आए कितने 15 है, तो ये हो गया एब नॉर्मल, एक रेंज आ गई। ठीक है, पढ़ते हैं। ऐसे फॉरेस्ट फ्रॉम विच द एनुअल या फिर जो पीरियोडिक रिमूवल हो रहा है, यानी कि एक साल में या जो बार बार मैं उसमें से रिमूव कर रही हूं ऑफ प्रोड्यूस, किसी का मैं हो सकता है टिम्बर ले रही हूं, किसी का मैं किसी और पर्पस के लिए भी यूज कर रही हूं, तो जो रिमूवल है प्रोड्यूस का इक्वल टू इंक्रीमेंट, यानी कि जितना मैंने ऐड कर दिया इज इक्वल टू रिमूवल। ये हमारे पास होते हैं नॉर्मल फॉरेस्ट। तो रिमूवल यहां पे किसके इक्वल है, जितना इंक्री कहीं या जितना भी एड ऑन हुआ है तो उसके बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे पीरियोडिक जो रिमूवल साल भर हम जो रिमूव कर रहे हैं इज इक्वल टू इंक्रीमेंट जितना हमें इस बार मिल गया, कैन बी कॉन्टिन्यूड इनडेफिनेटली एंड विदाउट एंडेंजरिंग, यानी कि हमारा जो फ्यूचर का कोई भी यील्ड उत्पादन आएगा उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला, वो वापिस से हमें जो है उतना ही कुछ टाइम में मिल जाएगा। ठीक है, ये था नॉर्मल फॉरेस्ट। सेकेंड हमारे पास आता है असामान्य वन, यानी कि एबनॉर्मल फॉरेस्ट। एग्जाम्पल आप लोगों को दे दी, कैसे होगा, तो ऐसे जहां पर जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन द ग्रोइंग स्टॉक, ग्रोइंग स्टॉक वही बात होगी कि जितने ग्रो कर रहे हैं उस ट्री में और उस एरिया में, तो उस एरिया में अगर 100 ट्री थे, कितनों को हम लोग रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो ग्रोइंग स्टॉक है, हो सकता है या तो हमने उसमें एड ऑन कुछ ज्यादा ही कर दिया, 70 थे तो हो सकता है अगले बैच में 100 बच्चे आ जाएं, तो या तो उसमें एकदम से प्लस आ रहे हैं या एकदम ही 15 आ जाए तो माइनस में। ठीक है, ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे कि भाई ये तो एबनॉर्मल हो गया, मेरे पास एक बेंचेस रखने की जगह थी, अब अगर एकदम से 100 आ जाएंगे मैं कैसे मैनेज करूंगी, या 15 आ गए तो एकदम ही वो खुला खुला हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जिसमें जो क्वांटिटी है मटेरियल ऑफ ग्रोइंग स्टॉक या तो वो एक्सेस में रहेगी, प्लस में रहेगी, या वो माइनस में रहेगी। अब ऐसे के कारण ही क्या देखने को मिलता है हमें, इम्बैलेंस्ड और डिग्रेडेड स्ट्रक्चर भी, जैसे उबड़ी खाबड़ी सी जो स्ट्रक्चर होती है ना, जिसका कोई शक्ल नहीं होती जैसे हम कहते हैं, वैसे हमें देखने को मिलता है कि इम्बैलेंस्ड हमें उसकी स्ट्रक्चर जो है ये डिग्रेडेड वैसे हमें देखने को मिलती है। तो यहां पे हम क्या कहते हैं कि या तो ओवर स्टोक्ड ये हो सकता है या फिर अंडरस्टोक्ड। ये थी हमारी कैटेगरी लास्ट जो कि थी एबनॉर्मल फॉरेस्ट। बेस्ड ऑन देयर ग्रोइंग स्टॉक में हमने ये बात की। ठीक है, तो एक बार समरी ले लेते हैं कि हमने आज के सेशन में क्या कुछ पढ़ लिया। तो स्टार्ट हमने किया था विद फर्स्ट जो था वो था रीजनरेशन के बेसिस पे। रीजनरेशन में हमने आगे 2 में डिवाइड कर दिया था, हो सकता है वो हाई फॉरेस्ट है, हो सकता है वो कॉपीज फॉरेस्ट है। ठीक है, जिसमें आगे मैंने एग्जांपल दिख दी, जैसे कि अगर तो मैं उसको बीज से लगा रही हूं तो दैट इज हाई फॉरेस्ट, अगर मैं उसको कॉपीज से लगा रही हूं दैट इज नोन एज कॉपीज फॉरेस्ट। सेकेंड हमने पढ़ा एज स्ट्रक्चर, यानी कि हो सकता है वो इवन एज एक समान है या फिर अनइवन एज है। जैसे कि टीक की अकेली मैंने यहां पर सिर्फ टीक की ही प्लांटेशन की है, या यूकलिप्टस की है, या उसकी की है शीशम की है, एक की ही मैंने पूरी तरीके से की है इवन एज, और दूसरी की आती है अनइवन एज्ड। नेक्स्ट है कंपोजिशन, ये वैसे इसमें आएगा पॉइंट प्योर और मिक्स्ड में, कि वो प्योर है या फिर वो मिक्स्ड है, यूकलिप्टस लगा रहे हैं या फिर यहाँ पे मैं 2 की कॉम्बिनेशन जो है वो यूज कर रही हूँ, साल और टर्मिनेलिया की। थर्ड हमारे पास आती है मैनेजमेंट को देखते हैं। तो मैनेजमेंट में हमारे पास आता है प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन, फार्म, फ्यूल एंड रिक्रिएशन। जैसे कि यहां पे हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं कि हमारा मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको समझना। नेक्स्ट ऑनरशिप एंड लीगल स्टेटस की अगर बात करते हैं तो यहां पर क्या आ सकते हैं, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड हो गया, विलेज, पंचायत एंड कम्युनल फॉरेस्ट। एग्जाम्पल यहां पे हम लोग जो किस पे ऑब्जेक्टिव कर रहते हैं कि लीगली देखते हैं वो किस बात पे, लीगल राइट्स कैसे डिफर कर रहे हैं। और एंड पे हमने पढ़ा कि उसका ग्रोइंग स्टॉक क्या है, यानी कि क्या वो नॉर्मल में आ रहे हैं या फिर वो एबनॉर्मल में आ रहे हैं, बेस्ड ऑन स्टॉकिंग की क्वांटिटी और क्वालिटी जो हम लोग क्या वो यूज करें। तो एक समरी मैंने आपको दे दी। अब आप लोग रेडी हो कि हम लोग, पहली बात तो बता दो कि अगर यहां तक कोई डाउट है वो करते हैं, इसके बाद अगले जो है वो 5-6 आपके लिए क्वेश्चंस हैं, तो रेडी हो जाओ, क्वेश्चंस करते हैं। पहले यहां तक बताइए
ये आदित्य पूछा है या बता रहे हो आप? ग्राउंड कवर इज मोर और डेफिशिएंट, बिल्कुल यही रहता है, वो डेफिशिएंट रहेगा या प्लस में रहेगा या माइनस में। हाँ जी बताइए, क्वेश्चंस के लिए रेडी हो? करें स्टार्ट। क्लियर है? चलिए तो फिर क्वेश्चंस हम करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन, इंग्लिश हिंदी मैंने अपनी तरफ से दोनों में आपको प्रोवाइड कर दिया। अब आप लोग इसका आंसर दीजिए, पोल में लगा देती हूं। क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। आज ही आपको इवेल्युएट हो जाएगा कि आपको कितना समझ में आ गया है। कौन सा फॉरेस्ट जो है वो शूट से राइज होता है, राइजिंग फ्रॉम स्टम्प। निम्नलिखित में से कौन सा वन स्टम्प से निकलने वाली शाखाओं के माध्यम से मल्टीप्लाई होता है? चलिए ABCD ही आंसर देना है। हाँ जी चलिए देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा वन स्टम्प से निकलने वाली शाखाओं के माध्यम से पुनर्जीवित होते हैं? तो यहां पे हमारा जो करेक्ट आंसर था वो था कॉपिस फॉरेस्ट, क्योंकि हमें यहां पर बहुत बड़ा हिंट मिल गया था कि भाई वो कहां से राइज हो रहे हैं, थ्रू स्टम्प्स। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 82%, 11% को क्यों कंफ्यूजन होगी इवन एज को लेके? गलत है बिल्कुल। श्रद्धा, हितेश, आशीष, अफरीदी, खुशबू, भूमिका, कुणाल, यश, वंदना, अपूर्व, बिल्कुल बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दीजिए आंसर। अनइवन एज जो फॉरेस्ट हैं किसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है? यहां पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, आई एडमिट। इंडस्ट्रियल टिम्बर प्रोडक्शन, जैव विविधता संरक्षण, एक समान कटाई, एग्रो फॉरेस्ट्री प्लॉट के लिए, बताइए। चलिए तो आंसर देखते हैं। जब हमने वहां पे पढ़ा था तब भी हमने पढ़ा था कि इवन एज में तो हमें एक समान दिखेगी, वहां पे हमारी हार्वेस्टिंग करना इजी होगा, ठीक है। जब हमने अनइवन एज में पढ़ा था असमान आयु का जो हमारा होगा वन किसके लिए सबसे उपयुक्त है, तो वहां पे क्या होगा, हो सकता है एक स्पीसीज पे हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है यानी कि एनिमल को ना अच्छी लगे, बट जब उसको मल्टीपल की ऑप्शन मिलेगी तो उसको होगा कि ठीक है यार कुछ टाइम मैं यहाँ पे रह सकता हूँ, कुछ टाइम यहाँ पे, या फिर अलग अलग स्पीसीज के लिए हो सकता है मल्टीपल उनको मतलब कि जगह मिलेगी, ठीक है। तो यानी कि यहां पे वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हम कहेंगे कि बहुत अच्छा रोल किसका रहेगा, अनइवन एज्ड फॉरेस्ट का। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर थी। ए कहां से चले गए आप लोग? बी जो है जिनका करेक्ट है, बहुत बढ़िया। ए वालों को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो पहले, क्या कंफ्यूजन हुई है इसमें? तभी मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन था थोड़ा ट्रिकी तो आप इसमें कंफ्यूज होगे, बट ये क्लियर लाइन जो है मैंने वहां पे भी लिखी हुई थी अनइवन एज में, आपको दिखा भी देती हूं। अनइवन एज में साफ साफ ये लाइन लिखी हुई थी, ये देखो कि फॉरेस्ट की कंपोजिशन को एग्जिस्ट करेगी, नहीं वो हमने किसी और में पढ़ा, बट या इसमें जो है अनइवन एज में यही फायदा है कि यहां पर हम लोग जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी कंजर्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर था वो था, अच्छा वो हमने एक मिक्स्ड फॉरेस्ट में भी पढ़ा, मिक्स्ड में तो ये है ही फायदा कि उसको मल्टीपल मिलेगी, पर अनइवन एज में भी उसको ये चीज का फायदा रहेगा। तो ये यहां पे जब हम लोग बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो हमारे पास दो चीजें आती हैं, अनइवन एज में भी और दूसरी आती है मिक्स्ड वाले में भी।
तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दीजिए आंसर। टीक प्लांटेशन मैनेज विद क्लियर फेलिंग बिलोंग्स टू, समग्र वृक्ष कटाई के साथ प्रबंधित सागौन वृक्ष रोपण से संबंधित है, बताइए। अनइवन एज फॉरेस्ट, प्योर फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, कम्युनल फॉरेस्ट। यानी कि पहले हमने लगाया और उस सब, क्लियर फेलिंग का मतलब होता है कि एक साथ सबको गिरा देना। ठीक है, यानी कि वो किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, कम्युनल फॉरेस्ट की, प्रोटेक्टेड की, अनइवन एज की, या फिर प्योर फॉरेस्ट की। क्लियर फेलिंग का मतलब कि एक साथ सबकी कटाई कर देना। हाँ जी, तो यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्योर फॉरेस्ट यहां पे इसका आंसर होगा। तो प्योर फॉरेस्ट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दीजिए आंसर। इनमें से कौन सा हमने कोई लीगल फॉरेस्ट नहीं पढ़ा है या नहीं है अंडर फॉर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के आधार पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन अधिनियम के तहत एक कानूनी वन श्रेणी नहीं है? क्या वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट का नाम था, विलेज फॉरेस्ट का नाम था, अर्बन फॉरेस्ट, या फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट? तो यहां पे बात करें, हमने रिजर्व फॉरेस्ट का पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था हमने, विलेज फॉरेस्ट बिल्कुल पढ़ा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बिल्कुल पढ़ा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर था वो था अर्बन फॉरेस्ट के बारे में हमने, ऐसा कोई जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर था। मल्टीपल आंसर इसमें मिल गए बी और सी में, जबकि बी जो सी है ये आंसर नहीं था। ठीक है, मतलब कि उसमें इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में लीगल फॉरेस्ट में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट का मेन एम क्या है? प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, टिम्बर की यील्ड ले सकें, लकड़ी की उपज को अधिकतम करें, फ्यूल वुड के लिए उसकी सप्लाई कर सके, सॉइल वाटर की कंजर्वेशन कर सकें, या फिर रिक्रिएशन पर्पस, मनोरंजन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। नहीं आ रहा, आप लोग वैसे ही आंसर दे दो, अगर नहीं आ रहा ना किसी के तो कोई बात नहीं, वैसे ही आंसर दे दो आप। प्रोटेक्शन फॉरेस्ट का ध्यान से पढ़ना, किसका ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है? प्रोटेक्शन फॉरेस्ट का। चलिए तो आंसर देखते हैं। अगर हम लोग प्रोटेक्शन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो यहां पर जो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रोटेक्शन के नाम से हमें क्लियर हो रहा है कि उसका क्या मेन मोटिव था, कि वो सॉइल वाटर की कंजर्वेशन कर सके, बायोडाइवर्सिटी भी अगर बात आती है तो हमें उसको भी कंजर्व करने में हेल्प करना है, इरोजन को भी कंट्रोल करना है। तो ये सारी चीजें हमने किसके ऑब्जेक्टिव में पढ़ी थी? प्रोटेक्शन फॉरेस्ट। तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी था। 92%, वेरी नाइस। आशीष, वंदना, श्रद्धा, हितेश, सीमू, मयंक, अफरीदी, भूमिका, खुशी एंड खुशबू, एंड सबसे पहले हमारा आंसर आया आशीष राजकुमार, बहुत बढ़िया। तो मुझे बता दीजिए, अच्छा एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये हमारा, बताइए। ऐसा फॉरेस्ट जिसमें प्रॉपर एज क्लासेस डिस्ट्रीब्यूशन और सस्टेनेबिलिटी यील्ड हमें देखने को मिलती है, उचित आयु वर्ग, बताइए कौन से ऐसे फॉरेस्ट होते हैं? एबनॉर्मल, कॉपिस, नॉर्मल, मिक्स्ड। और निरंतर उपज वाले वन को क्या कहा जाता है? अब यहां पे वो वर्ड नहीं यूज किया, बस ध्यान देना, वो जो वर्ड आपको पीछे दिखाया था ना वो वर्ड नहीं यूज किया बस।
बात वो वही कर रहा है कि जहां पे प्रॉपर एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन और यील्ड में कोई कमी नहीं आती, प्लस माइनस वाला कुछ भी नहीं है। क्या वो एब नॉर्मल है, कॉपीज है, नॉर्मल है या फिर मिक्स्ड है? हाँ जी, तो आंसर देखते हैं। देखो पहले तो इसके बाद इसमें हमें कहीं भी कॉपीज का तो नाम ही नहीं देखने को मिल रहा कि हम यहाँ पे कोई स्टम्प से या फिर कोई शूट्स वगैरह से लगा रहे हैं। ऑप्शन हमारी गई। नेक्स्ट आता है मिक्स्ड, क्योंकि यहाँ पे उसने कोई 2-3 स्पीसीज की तो हमें बात ही नहीं कही है कि हम ऐसा लगा रहे हैं। तो हमारी बात बचती है या तो नॉर्मल फॉरेस्ट या फिर एब नॉर्मल फॉरेस्ट। इन दोनों में से भी अगर देखते हैं तो वो क्या कह रहा है कि हमें जो सस्टेनेबल यील्ड देखने को मिलती है, प्रॉपर एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन जो है, यानी कि उचित आयु वर्ग निरंतर हमें देखने को मिलता है, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। तो इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? नॉर्मल फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट था। अभी भी इतनी कंफ्यूजन रही आपको? गलत थे। यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर है खुशबू भूमिका यश, बिल्कुल। और जिनके भी गलत हुए हैं तो वो लोग ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे ये कीवर्ड हमें दिया तो हुआ था कि सस्टेनेबल यील्ड भी हमें देखने को मिल रही है, और क्या है, प्रॉपर एज क्लास की डिस्ट्रीब्यूशन भी है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट था। चलिए, तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन, जिसमें आज के टॉपिक में हमने क्लासिफिकेशन जो है वो कंप्लीट कर ली है। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछिए पहले। यहां तक डाउट किसी को? कल हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, इसी टाइम मिलेंगे। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम किसी में आ रही है तो बताइए। नो? ठीक है, तो सेशन को वाइंड अप करें फिर। एक बार सब बता दीजिए, देन फिर हम लोग सेशन को वाइंड अप करते हैं। कोई डाउट किसी को, कोई वैसी प्रॉब्लम? नो? ठीक है जी। चलिए, तो फिर हम मिलते हैं फिर कल के सेशन में, इसी टाइम पे मिलेंगे, लेक्चर नंबर 3 ऑफ फॉरेस्ट्री। तब तक ध्यान रखिए एंड खूब पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। ऑल क्लियर है? ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच।